नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजे के आने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मीडिया से मुखातिब हुए। इस अवसर पर महेंद्र भट्ट ने कहा कि 1962 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई गठबंधन तीसरी बार देश में अपनी सरकार बना रहा है। महेंद्र भट्ट ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव में एनडीए को मिला ये जनादेश पीएम मोदी के किए गए विकास कार्यों पर आधारित है। वहीं इंडिया गठबंधन पर हमला बोलते हुए महेंद्र भट्ट ने कहा कि पूरे इंडिया अलायंस के आंकड़ों को भी मिला दें तो भी बीजेपी के बहुमत से ये आंकड़े बहुत पीछे हैं। ये चुनाव ऐतिहासिक होने के साथ साथ विकसित भारत के निर्माण एवं श्रेष्ठ उत्तराखंड विकसित उत्तराखंड विजन 25 की दिशा में आगे बढ़ने का जनादेश है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी देवभूमि के समस्त मतदाताओं का कोटि कोटि आभार व्यक्त करती है। भाजपा संगठन मातृशक्ति युवाओं, बुजुर्गों, सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों, किसानों, श्रमिकों, सरकारी एवं गैर सरकारी कर्मचारियों समेत समाज के सभी वर्गों को उनके अमूल्य समर्थन के लिए कृतज्ञ भाव से धन्यवाद करती है। ये जनादेश 140 करोड़ भारतवासियों एवं 1 करोड़ 25 लाख उत्तराखंड वासियों की जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए है। ये जनादेश बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी एवं भाजपा देश की जनता का दिल जीतने में सफल रही है। ऋषिकेश और हरिद्वार में किए जा रहे ऑफलाइन पंजीकरण में प्रतिदिन होने वाले पंजीकरण की संख्या अब 2000 यात्री प्रतिदिन करा रहे हैं। हालांकि हरिद्वार और ऋषिकेश में पहुंच रहे तीर्थयात्रियों की संख्या को देखते हुए 2000 पंजीकरण भी नाकाफी हैं। फिलहाल ऋषिकेश में करीब 2500 से ज़्यादा तीर्थयात्रियों का बैकलॉग बना हुआ है। बता दें कि चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड सरकार ने प्रचार प्रसार के जरिए देशवासियों को आमंत्रित किया था, जिसकी वजह से यात्रा में अत्यधिक संख्या में श्रद्धालु पहुंच गए हैं। ऐसे में प्रशासन की ओर से पंजीकरण बंद कर दिया जा रहा था, जिससे यात्रा में व्यवधान हो रहा है और तीर्थयात्री परेशान हो रहे हैं। को हमें 1500 प्लस स्लॉट दिया गया है हर धाम का, यानी चारों धाम में 6000। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 1000 आदमी भी अगर एक धाम का चारों धाम का पंजीकरण करता है तो हमारा 4000 खत्म हो जाता है। और कल भी 1500 मिला है। आज थोड़ी से 500 की क्षमता ज्यादा बढ़ाई गई है, तो 500 भी अब हो गया है। केवल बद्रीनाथ और एक चीज बची हुई है, क्योंकि चार धाम में अगर एक की संख्या ज्यादा हो जाती तो वो ब्लॉक होने लगता है, चार धाम नहीं हो पाता है। सीएम साहब का विजिट हुआ है, लोगों की समस्याएं बताई गई हैं कि हमारा जो ऑफलाइन मैनुअल होता था उसको भी किया जाए, और अगर हमारा ये है तो वो 5000 प्रति धाम का हमें स्लॉट। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, किस तरह की तैयारियां भी देखी जा रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में जिस तरह से श्रद्धालु उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, लेकिन पंजीकरण के लिए काफी मारामारी भी देखने को मिल रही है। ऐसे में व्यवस्थाएं किस तरह से की जा रही हैं? बिल्कुल, देखिए विशाल चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए लगातार जो शासन है मीटिंग भी कर रहे हैं, बैठक भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि यहाँ पे यात्रियों की जो परेशानी है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि अभी बीते दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण सेंटर जो हरिद्वार में बनाया गया उसका निरीक्षण भी किया, तो यात्रियों के बीच पहुंचकर उनसे उनकी परेशानियों को भी जाना था। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि जब चारधाम यात्रा की शुरुआत की गई थी तो यहाँ पे 1500 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा था, लेकिन उसको संख्या को बढ़ा के 1500 किया गया था और अब संख्या को बढ़ा के 2000 कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी यात्रियों का पूर्ण रूप से रजिस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। कुछ यात्री जो आज भी यहाँ पे फंसे हुए और लगातार कई दिनों से वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे, यहाँ पे लाइनों में खड़े होकर अपने पंजीकरण का इंतजार करते, लेकिन लोगों का यहाँ पे पंजीकरण नहीं हो पाता है, जिसको लेकर यहाँ पे शासन लगातार बैठक कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं विशाल ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से यहाँ पे उत्तराखंड सरकार ने तमाम देशवासियों से जो है एक अपील की थी, हरिद्वार आने का आमंत्रण भी दिया, तो भारी संख्या में जो श्रद्धालु है वो हरिद्वार पहुंच भी रहे, क्योंकि हरिद्वार
चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। सबसे पहले चारधाम यात्रा की जो शुरुआत होती है वो हरिद्वार से होती है। सबसे पहले जो श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते यहाँ पे अपना पंजीकरण कराते हुए कई बार श्रद्धालुओं को काफी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जो अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जी तो विशाल। मनोज, ऐसे में श्रद्धालुओं का क्या कुछ मानना है, क्या कुछ कह रहे हैं? आपकी बातचीत भी हुई होगी उनसे? बिल्कुल, देखिए लगातार हम ग्राउंड जीरो पर जाकर श्रद्धालुओं से बातचीत करते हैं तो श्रद्धालुओं का यही कहना है कि कहीं न कहीं जिस तरीके से चारधाम यात्रा की जो तैयारियां थी वो सरकार के द्वारा सही तरीके से नहीं की गई थी, उनको पूरा नहीं किया गया था। और यहाँ पे जिस तरीके की तैयारियां था उसका नतीजा अब जो है श्रद्धालुओं को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे श्रद्धालुओं को लंबी लंबी लाइनों में रुकना होता है। हमने देखा है कि विशाल बीते दिनों चारधाम यात्रा में जब पूरी तरीके से तमाम जो धाम थे वहाँ पैक हो गए थे और यहाँ पे अत्यधिक भीड़ श्रद्धालुओं को देखी गई थी, तो यहाँ पे 31 तारीख तक जो है पंजीकरण पूर्ण रूप से बंद कर दिए गए थे। हालांकि 1 जून से जो पंजीकरण की शुरुआत थी उस बात कर दी गई, लेकिन ऐसे में कहीं न कहीं जो श्रद्धालु है उनको काफी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ा था। लोगों तक ये मैसेज नहीं जा पा रहा था विशाल की यहाँ पे पंजीकरण बंद कर दिए गए, जिस वजह से लगातार जो श्रद्धालु है वो देश के अलग अलग कोनों से हरिद्वार पहुंचे, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन न होने की वजह से उनको कहीं कहीं दिन हरिद्वार में बिताने पड़ रहे थे। जी तो ऐसे में हरिद्वार का क्या कुछ माहौल है? कितनी बड़ी संख्या में अभी भी जो तीर्थयात्री हैं वो मौजूद हैं? कि लगातार सुबह से लेकर शाम तक जो श्रद्धालु होते हैं वो हरिद्वार आवाजाही उनकी लगी रहती है। यहाँ पे रोजाना की अगर बात कर ली जाए तो करीब 3000 श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते, जबकि यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन करने की जो एक समय सीमा जो लिमिट है वो मात्र यहाँ पे 2000 श्रद्धालु की रखी गई, जिस वजह से करीब 500 से 1000 के बीच का जो आंकड़ा होता है उनको यहीं पे हरिद्वार में रुकना होता है, अपनी बारी का इंतजार करना होता है। जब ये पहले वाला आंकड़ा पूरा कर लिया जाएगा उसके बाद उन श्रद्धालुओं को यहाँ पे भागी आती है। जी बिल्कुल मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नगर पालिका परिषद मसूरी की ओर से ठोस अपशिष्ट अधिनियम 2016 के अंतर्गत कूड़ा निस्तारण के संबंध में बैठक आयोजित की गई, जिसमें 100 किलोग्राम से ज्यादा कूड़ा उत्पादन करने वाले व्यावसायिक संस्थानों और प्रतिष्ठानों को बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में रखा गया है। इन प्रतिष्ठानों को अपने परिसर में गीले और सूखे कूड़े का अलग अलग सेग्रीगेशन करना अनिवार्य होगा। साथ ही गीले कूड़े के निस्तारण के लिए स्वयं का सेल्फ कंपोस्ट प्लांट भी स्थापित करना जरूरी होगा। मसूरी में बल्क वेस्ट जनरेटर हैं, जो बड़े होटल्स हैं या स्कूल बोर्डिंग स्कूल हैं जो 100 किलो से अधिक कूड़ा पर डे जनरेट कर रहे हैं, तो इनको अपने कूड़े का निस्तारण खुद करना होता है, लेकिन इन पे कूड़ा निस्तारण का इन्होंने अपना कोई व्यवस्था नहीं की हुई है। और जो हमको ये कूड़ा दे रहे हैं वो मिक्स वेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि अब हमारा प्लांट लग चुका है और हमें मिक्स वेस्ट नहीं चाहिए, हमें गीला और सूखा कूड़ा अलग चाहिए ताकि हम उसका निस्तारण कर सकें। और यूज़र चार्जेस का था कि जो ये कूड़ा हमारे प्लांट पे भेज रहे हैं उसका यूज़र चार्जेस ये नियमित रूप से पालिका को दें। उत्तरकाशी के सहस्त्रताल ट्रैक में फंसे 22 सदस्यीय ट्रैकिंग दल के 9 ट्रैकर्स की मौत हो गई है, जबकि 13 ट्रैकर्स का सकुशल रेस्क्यू भी कर लिया गया है। इसमें से 11 को एयरलिफ्ट किया गया और 2 को वन विभाग की टीम पैदल लेकर के आई है। दरअसल 4 जून की शाम कर्नाटक और महाराष्ट्र के ट्रैकरों का 22 सदस्यीय दल सहस्त्रताल के लिए ट्रैकिंग के लिए रवाना हुआ था, लेकिन खराब मौसम के चलते सभी रास्ता भटक गए थे और भीषण ठंड की वजह से 9 ट्रैकर्स की जान भी चली गई थी। 29 तारीख को सहस्त्रताल कोच कल्याण ट्रैक के लिए यहाँ से 22 सदस्य दल रवाना हुआ, जिसमें कि उक्त दल सहस्त्रताल 2-3 तारीख को दर्शन करके लौट रहा था। अचानक मौसम खराब होने से और तूफान हवाएं चलने से और ओलावृष्टि होने से वहाँ पे जो कुछ लोग उस बर्फ ओलावृष्टि की वजह से वहाँ पे फंस गए थे और जिनके वो 3 तारीख को वहाँ पर मृत्यु हो गई। और नेटवर्क न होने के कारण जो गाइड थे साथ में, उन्होंने वहाँ से करीबन 20 किलोमीटर दूर आने पर शासन प्रशासन को सूचना दी, जिसके लिए शासन प्रशासन अलर्ट हुआ और रेस्क्यू टीम यहाँ पर भेजी गई। और दूसरे वो क्या कहते हैं उसका ना, हेलीपैड से उनको हेली सेवा से उनको जो डेड बॉडी थी और जो बचे हुए लोग थे उनका रेस्क्यू किया गया।
बस 29 तारीख को ग्राम पंचायत सिला से ससुरताल ट्रैक रवाना हुई थी, जिसमें कि 22 दलों की टीम रवाना हुई थी, जिन्होंने कि 7 तारीख को मनेरी में वापस होना था, जो कि अचानक मौसम खराब होने के कारण 3 तारीख शाम के समय लगभग 2 बजे ओलावृष्टि और तूफान होने के कारण 4 सदस्यों की मृत्यु हुई है और अगले दिन फिर 5 लोगों की मृत्यु हुई है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ शासन प्रशासन का, जिन्होंने इसका रेस्क्यू किया और तमाम ग्राम सभा के सभी युवाओं ने भी सहयोग किया। उत्तरकाशी के भटवाड़ी विकास खंड के सोरा गांव में कई साल से स्कूल का भवन जीर्णशील हालत में है। स्कूल में पढ़ रहे छात्र और शिक्षक डर के साए में जी रहे हैं कि कब छत नीचे ना आ जाए। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि कई बार संबंधित विभाग को शिकायत भी दे दी गई है। ग्राम प्रधान का कहना है कि पिछले 5 सालों से वो सरकारी कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। इसी से नाराज ग्रामीण अब धरने पर बैठने को मजबूर हैं। आज दो अभी दो सोरा इंटर कॉलेज भवन दो, आज दो अभी दो सोरा इंटर कॉलेज भवन कि हमारी मांगे तत्काल सुनिश्चित करें, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य, हमारे आने वाला भविष्य बच्चों का वो सुधर सके। हमारी जो बिल्डिंगें हैं, लैब है, कंप्यूटर साइंस लैब है, खेल का मैदान है, कई ऐसी समस्याएं हैं जिससे मैं कई बार शासन प्रशासन को अवगत करवाया हूँ, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके कारण हम यहाँ पे आमरण अनशन भूख हड़ताल पे। और संवाददाता दीपक नोटियाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, जिस तरह की ये तस्वीरें सामने आ रही है कि ग्रामीणों को अब मजबूरन धरने पर बैठना पड़ रहा है, स्कूलों की हालत खराब है, तो क्या जिम्मेदार जो अधिकारी हैं वो इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? ये विशाल, आपको बता दूं कि ये जनपद उत्तरकाशी मुख्यालय से ही ज्यादा दूर नहीं है ये गांव, सोरा गांव, और यहाँ का ये मामला है। यहाँ कई सालों से जो विद्यालय की जो बिल्डिंग है वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, और उसके अंदर जो कम से कम 3-4 गांव के जो बच्चे हैं वहाँ पे पढ़ने को मजबूर है, और कभी न कभी ये जो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। स्थानीय जो ग्रामीण प्रधान है उसने जो है कई बार जो है शासन प्रशासन को इस बारे में जो है पत्र लिखे हैं, लेकिन अब तक जो है इस पे जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मजबूरन कल से जो यहाँ पे उत्तरकाशी जिला मुख्यालय पे आमरण अनशन पे बैठे हैं, और अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने फोन पे जो शिक्षा अधिकारी से बात हुई तो उनका कहना है कि मेरे संज्ञान में जो है मामला ही नहीं है, जबकि जो ग्राम प्रधान है उन्होंने मुझे उससे बाकायदा डॉक्यूमेंट दिखाए कि जो कि उन्होंने जब तक उन्होंने शिक्षा अधिकारी से पत्राचार व्यवहार किया। ऊपर से मेरी जो प्रिंसिपल से बात हुई तो उनका कहना है कि भाई हम हमेशा यहाँ पे खतरों के साये में रहते हैं, और उस समय जो है शासन प्रशासन उनकी कोई सुध नहीं ले रहा है, कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो अगर ऐसे में कोई बड़ी घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा दीपक? जी बिल्कुल, जो यहाँ पे जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जिम्मेदार वही होंगे, क्योंकि ये लोग जो है बार बार वहाँ पे पत्राचार कर रहे हैं, बार बार इन लोगों से ये लोगों को मांग रहे हैं कि भाई हमें यहाँ पे स्कूल बिल्डिंग बना के दो, लेकिन जो है अब तक जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके कारण ये मजबूर है। जी, तो ऐसे में जो बच्चे हैं, उनके जो परिजन हैं, वो भी डर के साए में होंगे। जी बिल्कुल, पूरे गांव के लोग डर के साए में, क्योंकि अपने बच्चों को तो कोई ऐसी जगह भेजने की जो है इनकी मजबूरी है, क्योंकि एक तरफ तो उत्तराखंड सरकार जो है सरकारी स्कूलों में जो है बच्चों को जो है पढ़ाने की वो करी कि भाई ज्यादा से ज्यादा सरकारी स्कूलों में पढ़े, स्मार्ट क्लास की बात हो रही है, लेकिन जो है जब जमीनी हकीकत कुछ हो रही है, जो हकीकत है आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बहुत बुरे हाल स्कूल के। जी बिल्कुल दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लोहाघाट नगर में लोहावती नदी से हो रही दूषित पेयजल आपूर्ति को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। लोगों ने जल संस्थान और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की है और नाराजगी भी जताई है। वहीं रामलीला मैदान में नगर के सभी दलों के जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों वर्ग ने एक बैठक भी आयोजित की, जिसमें सभी ने नगर में हो रही दूषित पेयजल की आपूर्ति और पेयजल की किल्लत को लेकर चर्चा की। बैठक में फैसला लिया गया कि शुद्ध पेयजल की मांग को लेकर 7 जून को लोहाघाट में विशाल जुलूस निकाला जाएगा। साथ ही नगर की स्थायी पेयजल समस्या के समाधान के लिए भी सरयू लिफ्ट योजना निर्माण की भी मांग उठाई जाएगी और लोहाघाट संघर्ष समिति का गठन भी इस दौरान किया जा चुका है।
वर्तमान शासकों के साथ एक यहाँ मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें लोहागढ़ नगर में जो पानी की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है और बहुत सारे बच्चों को पीलिया हो रहा है। आज हमारी बच्ची थी, बड़ी होनहार बच्ची थी, आने वाले कर्णधार थी, भविष्य थी हमारे देश की, तो उसकी मृत्यु पीलिया की हो चुकी है। जो ये गंदा पानी है, गंदा पानी पीने से, और इतनी होशियार बच्ची थी कि वो अभी मेरिट लिस्ट में टॉप 10 में आई हुई थी प्रदेश में। तो यही निर्णय लिया गया है कि आप सर्वसम्मति से कि 7 तारीख को हम सुबह 10 बजे से लेकर 10 बजे SDM कोर्ट जाकर के धरना प्रदर्शन करेंगे और विशाल जुलूस के रूप में नगर पालिका बरात घर से होते हुए SDM कोर्ट तक जाएंगे। और मैं अनुरोध करता हूं कि समस्त माताओं बहनों से और क्षेत्रीय जनता से कि अधिक से अधिक संख्या आकर रैली को सफल बनाने प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ जो लोहागढ़ नगर की वर्षों से पेयजल की दिक्कत बनी हुई है, एक मात्र इसका समाधान शहरी पेयजल लिफ्टें जब तक नहीं बनती है तब तक ये समाधान संभव होना मुश्किल है, नहीं तो लोहागढ़ नगर के लोग यहाँ से पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे। बैठक में तय हुआ है कि आम जनमानस को साथ लेते हुए लोहागढ़ के नगर को स्वच्छ पेयजल मिल सके, इसके लिए हम एक रणनीति के तहत सभी को साथ लेकर इस लोहागढ़ के विकास की लड़ाई करेंगे। इसे तो माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता की जाएगी कि उनके द्वारा जो घोषणा की गई है वह घोषणा अमली जामा पहनाई जाए, उसको धरातल पे हम लोग ला सकें। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री तक इस बात को पहुंचाया गया है और आगे भी अन्य प्रयास भी हमारे तक उस पर किए गए। हम लोगों ने तय किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः इस पेयजल की समस्या दूर करने के लिए अनुरोध किया जाएगा। जिसके लिए 5-7 दिन में हम लोग एक शिष्टमंडल के तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो DPR इनके द्वारा जो DPR की घोषणा की थी उसका पैसा भी अवमुक्त कराना है, क्योंकि कल आचार संहिता समाप्त हो जाती है, उसके बाद वो पैसा DPR के पैसा रिलीज करने के लिए मुख्यमंत्री जी से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया। और संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, अब लोगों को जुलूस निकालने पर मजबूर होना पड़ रहा है, पेयजल की समस्या उनके सामने है, दूषित पानी पीने को मजबूर है, किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है स्थानीय लोगों को? जी विशाल, मैं बताना चाहूंगा जो चंपावत जिले का लोहाघाट नगर है तो वहाँ की अभी जो सबसे बड़ी समस्या है वो शुद्ध पेयजल। हालांकि लोहाघाट में तो वर्ष भर पेयजल की किल्लत बनी रहती, गर्मी में जो और विकराल रूप धारण कर लेती, लेकिन उसमें जो भी पेयजल जनता को दिया जा रहा है वो जो लोहावती नदी है लोहाघाट की, वो इतनी ज्यादा दूषित हो चुकी है कि उसको एक गंदे नाले के रूप में तब्दील हो चुकी है। तो जल संस्थान के द्वारा उसी पेयजल को जो है जनता को दिया जा रहा है, उसी को जो है लिफ्ट करके जो है पेयजल के तौर पर जो दिया जा रहा है, इससे जनता काफी आक्रोशित है। दूषित पेयजल की वजह से नगर में बीमारियां से पीलिया है, टाइफाइड है जैसी बीमारियों से लोग ग्रसित है, पेट संबंधी बीमारी लोगों को हो रही है। अभी हाल ही में एक छात्रा जो है पीलिया से उसकी डेथ हो चुकी है और कई लोग पीलिया से ग्रसित है। तो लोगों में जो है इसको लेकर जो है जल संस्थान प्रशासन को सरकार के खिलाफ काफी आक्रोश है, जिसको सरकार और जल संस्थान को चेताने के लिए शुद्ध पेयजल देने की मांग को लेकर जो है कल जो है विशाल जुलूस लोहाघाट की जनता और जनप्रतिनिधि निकालने जा रहे हैं। जी विशाल। लक्ष्मण, स्थानीय लोगों ने पहले भी अवगत कराया होगा शासन प्रशासन के लोगों को? जी कई बार अवगत जा चुका है, सबको पता है कि लोहाघाट में कितना दूषित जो है पेयजल जो है आ रहा है, क्योंकि योजना सिर्फ जो है बड़ी योजना के तौर पर अगर देखा जाए लगभग वो काफी पुरानी योजना है। तो अब जो जब बनी थी तो तब लोहावती शुद्ध थी, लेकिन जैसे जैसे नगर का विस्तार हुआ, आबादी बढ़ी, तो जो पालिका है या अन्य है तो वो जो नाले थे, जो नगर के नाले हैं गंदे पानी के, लोहावती में मिला दिए गए, जिससे दूषित हो गई। तो वही पानी जो है अब लोगों को मिल रहा है। तो कई बार अवगत कराया जा चुका है। तो सरयू लिफ्ट निर्माण योजना की मांग लोग कर रहे हैं कि सरयू लिफ्ट योजना बनाई जाए, मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की जा चुकी है, लेकिन अभी तक DPR तक नहीं बन पाई है। जी बिल्कुल लक्ष्मण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान के मुताबिक पहाड़ी जिलों में आज गर्जना के साथ साथ बारिश और ओलावृष्टि होने के आसार हैं। साथ ही 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। राजधानी देहरादून में अगले 2 दिन तक मौसम विभाग की ओर से बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। बीते दिनों पहाड़ से लेकर मैदान तक छुटपुट बारिश के चलते भीषण गर्मी से लोगों को राहत भी मिलती हुई दिखाई दी है। तो आपको बता दें कि मौसम विभाग ने ये भविष्यवाणी की है कि अब आने वाले दिनों में बारिश ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है और इसी के साथ ही पहाड़ से लेकर मैदान तक जो भीषण गर्मी थी उससे भी लोगों को राहत मिलती हुई दिखाई देगी। और मौसम विभाग ने एक बार फिर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। राजधानी देहरादून समेत अन्य जिलों में कहा गया है कि छुटपुट बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है और साथ ही जो
गर्मी है उससे भी निजात लोगों को मिलती हुई दिखाई देगी। और मौसम निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में। विक्रम जी, किस तरह का मौसम रहने का अनुमान है, किस तरह का आप लोगों ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है? देखिए, कल भी एक्टिविटी अच्छी मिली है प्रदेश में, और आज जो है मैं कहूँगा कि जो हिल्स में अगर विशेषकर देखें अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड के, जिसमें उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ या रुद्र प्रयाग की बात कर रहे हैं, तो इसमें आज भी रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी ठीक ठाक मिलने वाली है। और साथ में बाकी हिल्स की बात करें या प्लेन्स में छुटपुट बात करें तो वहाँ पर भी हिल्स में भी थोड़ी बहुत एक्टिविटी रहेगी जी। उससे एक्टिविटी कम हो जाएगी। कल से अगर बात करें तो एक्टिविटी कम हो जाएगी, लाइट एक्टिविटी आप कह सकते हैं कि अंदर के डिस्ट्रिक्ट में रहेगी जी। परंतु आज लग रहा है कि आज भी जो एक्टिविटी है शाम तक जो है प्रदेश में ठीक ठाक वो मिलनी चाहिए, खास करके जी रीजन में जी। जी सर, क्योंकि चारधाम यात्रा जोरों शोरों से चल रही है, बड़ी संख्या में तीर्थयात्री भी पहुंच रहे हैं, ऐसे में उनको किस तरह की सतर्कता बरतने की बात आप कहेंगे? देखिए, रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी इस समय जो समर सीजन की चलती हैं, जब तक ये मानसून आ नहीं जाता ठीक से पूरा, और इसमें जो थंडरस्टॉर्म होता है उसमें काफी तेज बारिश जो है थोड़े समय में ही मिल जाती है, या साथ में देखें जो है इस तरह जो है लाइटनिंग है या हेल वगैरह भी है, वो भी चीजें देखने को मिली है। तो वही चीजें इसी तरह का जो वेदर है वो आज भी संभावना है। तो उसमें जैसा कि मैंने बार बार बोला है कि जब एक्टिविटी चल रही है तो उस समय थोड़ा आप इंतजार करिए सेफ जगह पे, जब खत्म होती है एक्टिविटी तो आगे बढ़े। साथ ही जो गार्ड गदेरे हैं या फिर किसी तरह बरसाती नाले हैं, ऐसी जगहों पे खड़े ना हो कि हो सकता है कि तेज थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वजह से एकदम जलस्तर उनमें बढ़ जाए, तो ऐसी जगहों पे खड़े न हों। साथ ही उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जा रहे हैं तो वहाँ ठंडा भी हो जाता है जी। तो आपको चाहिए कि जो है जरूर अपने जो गर्म कपड़े हैं वो भी लेके जाए। तो ये सब प्रिकॉशन लेंगे तो ऐसा फिर दिक्कत नहीं होगा जी। सर, तेज हवाओं का भी अलर्ट है, ऐसे में तेज हवा भी चल रही है, 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी चलने की उम्मीद जताई है आप लोगों ने? जो थंडरस्टॉर्म होता है अच्छा जो है तो उसमें ये सब चीजें मिलती है, चाहे तेज हवाएं हैं या जो फिर तेज शावर है या फिर हेल भी कहीं कहीं पर जो देखने को मिल रहा है, ओलावृष्टि भी जो है, तो ये चीजें तो थंडरस्टॉर्म के साथ रहती हैं। तो वही इसी के लिए वार्निंग रखी गई कि कहीं कहीं पर ऐसी भी चीज देखने को इसमें वो रहेगी। तो यही मैंने बोला है कि जब थंडरस्टॉर्म आपको दिख जा रहा कि अच्छा डेवलपमेंट और थंडरिंग शुरू हो गई है, तो आपको चाहिए कि ठीक है हम निकल के, चाहे आप गाड़ी में भी है, एक सेफ जगह पे अपना थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए, जिससे कि आप चाहे बोल्डर गिरना है, कहीं ऐसी छोटी मोटी चीज ऐसी हो सकती है, आप कहीं पेड़ गिर जाए, तो वैसी चीज से आपको थोड़ा लेकर के बचाव करना अपना कि मैं थोड़ी देर जो है जहाँ पे खड़ा हूँ ऐसे वो जगह सेफ है, ऐसी चीज वहाँ पे नहीं आएगी, या बारिश है या पानी है वो जलस्तर है कुछ यहाँ ऐसा बढ़ेगा नहीं। तो ऐसी जगह में आपको थोड़ी देर इंतजार करना है, 1 से 1.5 घंटा जैसे मैंने बोला है, उसके बाद फिर आप आगे मूव कर सकते हैं जी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हॉर्नबिल पर आपने समय दिया और आपने सभी से अपील भी की है कि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। तो फिलहाल हॉर्नबिल टीवी पर मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।